नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं भारत सरकार के एक निर्णय के बारे में, जिसमें सरकार ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया है। इसका क्या मतलब होता है, क्या मायने हैं इसके, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्टडी आईक्यू के सभी वीडियोस के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसी के साइड में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएंगी। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज सिविल सेवा परीक्षा, आईएएस एग्जाम और कई स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। सबसे पहले यूएई की लोकेशन देखते हैं। यूएई को कई बार एक खाड़ी देश कहा जाता है क्योंकि ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ता हुआ है ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दुनिया का 1/4 ऑयल यहीं से पास होता है और यहीं पर स्थित है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक ऐसा देश है जो 1971 तक ब्रिटिश कंट्रोल में था। यहां पर ब्रिटिश कंट्रोल हुआ करता था, जैसे भारत में भी ब्रिटिश कंट्रोल था 1947 तक। और इस एरिया में अलग अलग किंगडम्स थे जिन्हें एमिरेट भी कहा जाता है, एमिरेट। और ये सभी एमिरेट 1971 में एक हो गए और इन्होंने मिलकर बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आज भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 अलग अलग पुराने किंगडम्स हैं, सभी के अलग अलग रूलर हैं और वो बारी बारी से जो लीडरशिप का रोल है उसे अख्तियार करते रहते हैं। तो यूएई जो है उसमें सबसे फेमस दो शहर हैं जिनका नाम आप सबने सुना होगा, वो है दुबई और अबू धाबी। तो कैपिटल है अबू धाबी, याद रखना दुबई कैपिटल नहीं है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो है दुबई। दुबई दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है आज। इट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड और दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो याद रखिएगा 7 एमिरात हैं। और एक और बात, यूएई जो है ये 2 समुद्र को टच करता है। तो एक तरफ तो है इसके पर्शियन गल्फ और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये वाला गल्फ ऑफ ओमान को भी इसका कोस्ट टच करता है और यहां पर थोड़ा सा टिप पर ओमान का कुछ हिस्सा है। तो ये ओमान है, ये भी ओमान है और यहां पर गल्फ ऑफ ओमान से यूएई का कोस्ट है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सी हैं जिन पर यूएई का कोस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नहीं है, लेकिन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में मौजूद है। तो ये वो 7 एमिरात हैं, दुबई, शारजा, अल फुजैरा, कुवैन, अबू धाबी, अजमान और रास अल खैमा। इसमें सबसे बड़ा एरिया वाइज है अबू धाबी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो डेजर्ट है। तो आबादी जो है वो मोस्टली इस तरफ ज्यादा रहती है। तो ये जो नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है यहां पर ज्यादातर आबादी स्थित है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इज अंडर अबू धाबी और कैपिटल भी अबू धाबी है। यूएई की डेमोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस देश की आबादी तो है लगभग 1 करोड़, 9.2 मिलियन है, 1 करोड़ मान लीजिए क्योंकि 2013 के फिगर्स हैं। तो इस 1 करोड़ में से यहां के लोकल लोग एथनिकली जो एमिराती हैं वो तो केवल 14 लाख हैं, 1.4 मिलियन। बाकी के 8 मिलियन जो लोग हैं वो सब एक्सपैट्रिएट्स हैं। एक्सपैट्रिएट का मतलब जो दूसरे देशों से आकर यहां पर रह रहे हैं काम के लिए। और यहां पर यूएई में सिटीजनशिप पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है। यहां पर सिटीजनशिप मिलती ही नहीं है। जो भी बाहर से आता है, आप चाहे तो वहां रह सकते हैं 15-20 साल, कितने भी साल काम कीजिए, बट वहां सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो इस वक्त 8 मिलियन एक्सपैट्रिएट जो वहां रहते हैं उनमें से भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग यूएई देश में रह रहे हैं और विभिन्न शहरों में काम करते हैं। दुबई, शारजा, अबू धाबी और पूरे हर एरिया के अंदर आपको भारतीय देखने को मिल जाएंगे। आप इनफैक्ट दुबई जैसे शहरों में जब रोड पर चलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि लोगों को देखकर कि आप शायद भारत में ही हैं। तो इन माइग्रेंट्स के कारण भारत में दुनिया भर से आने वाले जो रेमिटेंसेस होते हैं, रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं भारत अपने घर परिवार वालों को, वो पैसा सबसे ज्यादा यूएई से आता है। तो 2018 का फिगर ये था कि $14 बिलियन रेमिटेंसेस यूएई से भारत ट्रांसफर किए गए थे और ये अमेरिका से भी ज्यादा है। यानी जो अमेरिका में भारत के लोग रहते हैं वो भी इससे कम पैसा भेजते हैं। दैट वाज अराउंड 11 बिलियन यूएस का फिगर और यूएई का 14 बिलियन है, जबकि यूएई की आबादी कितनी कम है। और आप देखिए यूएस के कंपैरिजन में तो ये काफी छोटा देश है, लेकिन यहां पर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2.5 मिलियन। ये 2013 के आंकड़ों के अनुसार है। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेजेट नोटिफिकेशन यानी एक तरह से सरकारी नोटिस जारी किया 17 जनवरी को और ये कहा कि यूएई इज अ रेसिप्रोकेटिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 44A ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो भारत में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2 हैं, सीआरपीसी और सीपीसी। तो सीपीसी जिसमें सिविल केसेस होते हैं
जिसमें आप देखिए सिविल के बेसिकली जहां क्राइम के अलावा कुछ भी है वो सब सिविल में आता है। तो ऑल द सिविल केसेस आर अकॉर्डिंग टू सीपीसी। तो उस सीपीसी के सेक्शन 44A के तहत यूएई को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है। इस लाइन को पढ़ते हैं। द सेड प्रोविजन इंडिकेट्स एन इंडिपेंडेंट राइट कॉन्फर्ड ऑन अ फॉरेन डिक्री होल्डर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ डिक्री ऑर्डर इन इंडिया सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेड ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द सीपीसी। अब देखिए कानून की भाषा जैसी होती है उसमें ये बहुत लंबा सेंटेंस है उसी तरह से, तो इसको हम तोड़ के टुकड़ों में समझेंगे, पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी होता क्या है? रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी वो देश हैं या वो एरियाज हैं जिन्हें भारत की ओर से यह अनुमति दी गई है कि वहां के कुछ कोर्ट जो फैसला देंगे वो भारत में लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सा अगर इसका मतलब बताऊं तो ये है। और ऐसा नहीं है कि यूएई की जो भी अदालत फैसला दे देगी वो भारत में एनफोर्स किया जा सकता है, नहीं। कुछ डेजिग्नेटेड अदालतें हैं जिनका जिक्र किया गया है इस ऑर्डर के अंदर, उन्हें सुपीरियर कोर्ट्स कहा जाएगा। उन अदालतों से आया हुआ आदेश भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है। तो इसमें सिविल, कमर्शियल, डिवोर्स केसेस, ये सभी का एग्जीक्यूशन हो सकता है। क्रिमिनल के लिए ये लागू नहीं है। इसको उदाहरण के साथ समझिए। लेट अस से कि मैं दुबई में गया और मैंने कोई बिजनेस चालू किया, मैंने बैंक से लोन लिया और मैं लोन बिना चुकाए, लेट से मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लिया या दिरहम का लोन लिया और मैं वहां पर बिना अपना लोन चुकाए भारत आकर बैठ जाता हूं, तो मेरे खिलाफ अगर बैंक केस करता है तो पहले ये होता था कि दुबई का कानून या यूएई का कानून भारत में लागू नहीं है तो आई वॉज सेफ हियर, मैं अपने घर पे बैठा हूं आराम से। लेकिन अब ये है कि जो वो बैंक है वो दुबई की अदालत में जाएगा, वहां से वो ऑर्डर लाएगा कि हाँ मुझे अरेस्ट किया जाए, मुझसे पैसा वसूल किया जाए। तो फिर वो ऑर्डर लेकर उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव या वकील भारत आ सकते हैं, मेरे एरिया के लोकल कोर्ट में आकर कहेंगे कि इस व्यक्ति को दुबई के कोर्ट ने ये सजा दी है या जो भी प्रोविजंस हैं उस ऑर्डर के उन्हें एनफोर्स किया जाए, तो भारत की अदालत उसे मानेगी, इट विल बी वैलिड। तो ये पावर भारत सरकार को किसके तहत मिलता है? सीपीसी का सेक्शन 44 है, वो इस बारे में बात करता है। सेक्शन 44A में ये लिखा हुआ है कि अगर सरकार चाहे तो किसी दूसरे देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित कर सकती है और वहां पे जो डिक्री का मतलब होता है कोई कानून के द्वारा दिया गया ऑर्डर, तो वहां का ऑर्डर भारत में एग्जीक्यूट किया जा सकता है और वो ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट के तहत होना चाहिए। और जो भी ऑर्डर है उसे लेकर आए भारत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे दिखाया जाए और वहां पर उस लोकल कोर्ट में उसे भारत के ऑर्डर की तरह ही माना जाएगा। यानी वो यूएई के कानून के तहत नहीं, भारत के कानून के तहत उसका पालन होगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का दर्जा दिया है। तो यहां पर कौन सी वो अदालतें हैं? क्या यूएई की हर अदालत के पास ये अधिकार है? नहीं, केवल कुछ अदालतों को यह अधिकार दिया गया है। अगर वहां के सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो अमीरात हैं उनके हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट होते हैं वैसे ही हर अमीरात में वहां पर भी फेडरल कोर्ट है। तो अभी शारजा, अजमान, अल कवाइन और फुजैरा के जो फेडरल कोर्ट्स हैं उन्हें भी ये पावर दिया गया है। और कुछ लोकल कोर्ट्स हैं जैसे अबू धाबी और दुबई शहरों के जो लोकल कोर्ट्स हैं उन्हें ये पावर दी गई है, सुपीरियर कोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। तो कोई भी ऑर्डर इन सुपीरियर कोर्ट से आता है तो उसे वकील भारत में लेकर आ सकते हैं और यहां पर एनफोर्स करवा सकते हैं। तो क्या भारत ने ये दर्जा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का अन्य किसी देश को भी दे रखा है? बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, न्यूजीलैंड, कुक आइलैंड्स, वेस्टर्न सामोआ, हांगकांग, पापुआ न्यू गिनी और फिजी, ये वो देश हैं जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में ऑलरेडी थे। अब इनमें यूएई का नाम भी जुड़ गया है। अच्छा, अगर इसके अलावा और कोई देश है जो इस लिस्ट में नहीं आता है, वहां पर अगर किसी भारतीय के खिलाफ कोई केस होता है तो क्या होता है? सोचो कि मैं कुवैत में बैठा हूं, कुवैत में मैं इस तरह का सेम फ्रॉड कर भारत आ जाऊं कि बैंक से लोन लिया, चुकाया नहीं और मैं यहां पर आकर छुप जाऊं। तो ऐसे में पहले क्या होगा कि उस बैंक को या उस कंपनी को लोकल कोर्ट में जाना पड़ेगा कुवैत में, वहां के ऑर्डर को लेकर आना पड़ेगा फिर भारत के कोर्ट में और यहां पर एक लॉ सूट दायर करना होगा। यानी कि भारत में एक तरह से नया केस चलेगा। तो पहले तो आप केस चलाइए, जजमेंट लेकर आइए और फिर उस जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक और केस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है। तो अभी तक तो यही होता था, तो इतने लंबे प्रोसेसेस में कई मामले अटक जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस साइड स्टेप हो जाएगा। सीधा दुबई की अदालत से ऑर्डर लेकर आइए वहां की सुपीरियर कोर्ट से और भारत में उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। तो ये मूव इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के रिश्ते पिछले 5 सालों में एटलीस्ट काफी सुधरे हैं। बायलैटरल रिलेशंस हमारे हमेशा से सही थे, लेकिन पिछले 5 सालों में तो बहुत सुधार हुआ है। दोनों देशों की लीडरशिप बहुत ही नजदीक है, क्लोज है। इनफैक्ट जब कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो यूएई वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिन्होंने भारत की आलोचना नहीं करी थी। सभी इस्लामिक कंट्रीज ने मोस्टली भारत की आलोचना करी थी उसको लेकर, लेकिन यूएई की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणी नहीं आई थी।
भारत और यूएई के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट यूएई इतना छोटा देश है एरिया वाइज या फिर पॉपुलेशन वाइज, लेकिन आप देखिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, दूसरे नंबर पर यूएस और तीसरे पर आता है यूएई। यूएई के साथ हम $60 बिलियन का व्यापार करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर है। तो हमारा एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन के आसपास है और इंपोर्ट भी 30 बिलियन है, जबकि चाइना के साथ उल्टा है। चाइना के साथ क्या है कि हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हमारा बहुत कम है, परसेंटेज काफी कम है। तो यूएई के साथ एक तो हमारा ट्रेड काफी बैलेंस्ड है, जितना आता है उतना ही वैल्यू का गुड जाता है, और प्लस वॉल्यूम वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है। इट इज $60 बिलियन। उसके अलावा रेमिटेंसेस आते हैं, वो अलग हैं। भारत और यूएई के बीच में कल्चरल लिंक्स हैं क्योंकि इतनी बड़ी आबादी भारत की वहां पर रहती है। तो इन सभी बातों को देखते हुए यूएई के साथ हमने ये जो स्टेप लिया है ये यूएई के लिए काफी फायदेमंद है। वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए जो ये कानून की डिक्री है यानी कानून को एनफोर्स कराने का काम काफी फास्ट हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। अभी ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर लोग यूएई में लोन लेते हैं या फिर कोई क्राइम करते हैं, मतलब सिविल की बात कर रहा हूं मैं, सिविल केसेस की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल में तो ये लागू नहीं है। तो कई सारे बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर लोग भागकर अपने घर आ जाते हैं, हिंदुस्तान में आकर बैठ जाते हैं और वहां की कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होती है अपने केसेस को एनफोर्स कराने में। तो अब ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये डिसीजन 99 में भारत और यूएई ने लिया था कि हम सिविल और कमर्शियल मैटर्स में कोऑपरेट करेंगे। तो कायदे से ये कानून 20 साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अब जाकर ये ऑन पेपर एनफोर्स हुआ है। तो अब भारत के एक्सपैट्रिएट्स जो हैं, जो यूएई के अंदर गलत काम कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, उनके लिए अब कोई छिपने की जगह नहीं बची है। चाहे वो दुबई में रहें, भारत में रहें, कानून का शिकंजा उन पर कस दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।